This video is educational and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय ठाकुर, आपका होस्ट और दोस्त। स्वागत है आपका क्राइम की एक और नई कहानी में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत हो इससे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। 22 जून 2019 की वो सुबह मुड़वा की शांत गलियों में हर रोज की तरह आम लग रही थी। राधा अग्रवाल अपने घर से बाहर निकली। सफेद सलवार कुर्ता पहने, गले में सोने की लंबी चेन और हाथों में चूड़ियां चमक रही थी। उन्होंने अपने बेटे मानव को मुस्कुराकर अलविदा कहा और स्कूटी स्टार्ट की। साईं बाबा के दर्शन के बाद 2 दिन में लौट आऊंगी, राधा ने जाते जाते घर वालों को भरोसा दिलाया। घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सुबह एक ऐसे रहस्य की शुरुआत करने वाली थी जो आने वाले दिनों में उनके जीवन को झकझोर कर रख देगा। 22 जून 2019 की सुबह पुणे के पौष इलाके मुड़वा में रहने वाली 40 वर्षीय राधा अग्रवाल अपनी स्कूटी पर सवार होकर घर से निकली। उसने घर पर बताया था कि वो अपनी सहेलियों के साथ शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने जा रही है और 2 दिनों में वापस लौट आएगी। घर से निकलते समय वो अपने सभी गहने पहने हुए थी जो उसके रोजमर्रा के पहनावे का हिस्सा नहीं थे। 25 जून तक राधा के वापस न लौटने पर उसके पति किशोर चंद्र अग्रवाल ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच्ड ऑफ मिला। राधा के 16 वर्षीय बेटे मानव अग्रवाल ने तब अपनी मां की सहेलियों से संपर्क किया। सहेलियों ने बताया कि उन्हें शिरडी जाने की कोई जानकारी नहीं है और राधा उनके साथ नहीं गई थी। यह सुनते ही परिवार के सदस्य चिंतित हो गए। गहने पहनकर बाहर जाने की बात ने उनकी चिंता और बढ़ा दी। उसी शाम मानव अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ मुड़वा थाने पहुंचा और थाना प्रभारी संपतराव भोसले को अपनी मां के लापता होने की जानकारी दी। राधा अग्रवाल शहर के एक जाने माने रियल एस्टेट कारोबारी किशोर चंद्र अग्रवाल की पत्नी थी। मामला एक प्रतिष्ठित परिवार से जुड़ा होने के कारण थाना प्रभारी ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत राधा की गुमशुदगी की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और जांच शुरू कर दी। राधा का हुलिया और तस्वीर पुणे के सभी पुलिस थानों में भेज दी गई। मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया गया। पुलिस ने हर संभव प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन सवाल बना रहा, राधा अग्रवाल आखिर गई तो कहां? थाना प्रभारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआई अमोल गवली, स्वप्निल पाटिल, हेड कांस्टेबल कैलाश चौहान, नीलेश जगताप, श्रीनाथ जाधव, अमोल चौहान और एसए काकड़े को शामिल कर एक विशेष जांच टीम बनाई। टीम ने राधा अग्रवाल की खोजबीन शुरू की। जांच में पता चला कि राधा अग्रवाल खुले विचारों वाली महिला थी। शादी के बाद भी वो अपने स्वतंत्र विचारों और जीवन शैली को बनाए रखना चाहती थी। उसका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था, लेकिन पति किशोर चंद्र अग्रवाल अपने रियल एस्टेट कारोबार में व्यस्त रहते थे, जिससे राधा को भावनात्मक रूप से अकेलापन महसूस होता था। उसका एक बेटा था जो पढ़ाई कर रहा था। राधा सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती थी। सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व की मालिक राधा के हजारों फॉलोअर्स थे। वो नियमित रूप से अपनी तस्वीरें और पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा करती थी, जिससे उसे प्रशंसा और संतोष मिलता था। अपनी स्कूटी पर घूमना और दोस्तों से मिलना उसका शौक बन गया था। जब पुलिस ने राधा के फोन की कॉल डिटेल्स खंगाली तो आखिरी लोकेशन पुणे के भोसले नगर की मिली। पुलिस वहां पहुंची और राधा की स्कूटी बरामद की। स्कूटी की डिक्की से उसका मोबाइल फोन मिला जो डिस्चार्ज था। फोन को चार्ज करने के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया चैट्स और कॉल्स की जांच की। जांच में पता चला कि राधा ने आखिरी बार आनंद निगम नाम के व्यक्ति से बात की थी, जो कर्नाटक का रहने वाला था।
पुलिस आनंद के घर पहुंची, लेकिन वो फरार मिला। उसके परिवार से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और हिरासत में लेकर पुणे लौट आई। थाने में पूछताछ के दौरान आनंद निगम ने पहले राधा को जानने से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने राधा और आनंद की चैट्स और कॉल्स के सबूत दिखाए तो वो टूट गया। उसने स्वीकार किया कि उसने राधा की हत्या कर दी थी। आनंद ने बताया कि उसने राधा की हत्या के बाद उसका शव ताम्हिनी घाट के जंगल में फेंक दिया था और उसके गहने और नकदी लेकर भाग गया था। पुलिस उसे लेकर ताम्हिनी घाट पहुंची, जहां राधा के कपड़े और अस्थियां मिली। शव को जंगली जानवरों ने क्षतविक्षत कर दिया था। पुलिस ने अस्थियां बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। शुरुआती पूछताछ में आनंद ने पुलिस को यह बताया था कि राधा से उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। दोनों के बीच संबंध बढ़े, लेकिन जब राधा ने उसे अपनी जिंदगी से दूर होने को कहा तो आनंद ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। बल्कि राधा की हत्या का कारण कुछ और ही निकला। इसके बाद जब पुलिस ने आनंद से और सख्ती से पूछताछ की तो कहानी इस प्रकार निकलकर सामने आई। दरअसल आनंद निगम कर्नाटक का रहने वाला था। परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी। घर की आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन पिता के निधन के बाद जिम्मेदारियों का बोझ आनंद के कंधों पर आ गया। मजबूर होकर वो अपने परिवार के साथ पुणे आ गया और तापकीर नगर की वृंदावन कॉलोनी में रहने लगा। पुणे में आकर उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली और उसकी बहन ने भी अपनी मर्जी से लव मैरिज कर ली। इन हालातों के बीच आनंद ने भी अंतरजातीय विवाह कर लिया और 2 बच्चों का पिता बन गया। परिवार चलाने के लिए उसने एक पुरानी कार खरीदी और लोगों को ड्राइविंग सिखाने लगा। उसकी व्यवहार कुशलता के कारण अधिकतर महिलाएं उससे प्रभावित होकर उसकी दोस्त बन जाती। लेकिन यही आदत उसके व्यवसाय पर भारी पड़ गई। जब ये बात उसकी पत्नी को पता चली तो उनके बीच झगड़े होने लगे। आखिरकार आनंद को अपनी ड्राइविंग की नौकरी छोड़नी पड़ी। मजबूरी में उसने कर्ज लेकर भोसले नगर के रेंज हिल इलाके में एक छोटा टी स्टॉल खोल लिया। उसकी मां भी इस काम में मदद करती थी, लेकिन आमदनी बहुत कम थी। कर्ज बढ़कर 2 लाख तक पहुंच गया और परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया। इस बीच आनंद सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लगा। एक दिन फेसबुक पर उसने राधा अग्रवाल का प्रोफाइल देखा और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। राधा, जो आनंद से 10 साल बड़ी थी, ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। दोनों के बीच चैटिंग शुरू हुई और धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई। राधा धनवान और स्वतंत्र महिला थी। उसकी लाइफस्टाइल आनंद को आकर्षित करने लगी। दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और वे अक्सर एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। राधा ने अपनी मर्यादा की सीमाएं तोड़ दी और आनंद के साथ किसी भी सामाजिक दबाव की परवाह किए बिना खुलकर समय बिताने लगी। समय अपनी गति से चल रहा था। राधा अग्रवाल अब आनंद निगम पर पूरी तरह से भरोसा करने लगी थी। आनंद जो भी कहता वो उसे बिना किसी सवाल के मान लेती। जब आनंद को ये यकीन हो गया कि राधा उस पर पूरी तरह से विश्वास कर चुकी है, तो उसने अपने ऊपर चढ़े भारी कर्ज से छुटकारा पाने की एक चालाक योजना तैयार कर ली। राधा उससे लाखों रुपए दे सकती थी, लेकिन आनंद किसी भी तरह का कर्ज या एहसान नहीं लेना चाहता था। उसे डर था कि कभी उनका रिश्ता खराब हुआ तो राधा अपना पैसा मांग सकती है। इसलिए उसने ऐसा तरीका सोचा जिससे उसका काम भी बन जाए और कोई सवाल भी न उठे। एक दिन आनंद ने राधा से कहा, राधा, तुम्हारी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। अगर तुम्हारे फोटो किसी मैगजीन में भेजे जाएं, तो यकीन मानो वो कवर पेज पर छपेंगे। ये सुनकर राधा मुस्कुराई और चौंकते हुए बोली, सच? क्या मैं इतनी खूबसूरत हूं? आनंद ने उसकी बात का तुरंत जवाब दिया, हां, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे कुछ शानदार फोटो किसी नेचुरल लोकेशन पर शूट किए जाएं। इसे मैगजीन में भेजेंगे और फिर देखना, तुम्हारी तस्वीरें सब जगह छा जाएंगी। राधा इस प्रस्ताव से बेहद खुश हो गई
और बोली, ये तो कमाल का आइडिया है, मैं तैयार हूं। आनंद ने चालाकी से कहा, तो फिर ऐसा करो, कल सुबह अपने सारे गहने पहन कर आ जाना, हम किसी खूबसूरत जगह पर जाएंगे। राधा ने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। अगले दिन 22 जून की सुबह राधा अपने सारे गहने पहनकर घर से निकल पड़ी। उसने घरवालों से कहा कि वो अपनी सहेलियों के साथ शिरडी दर्शन के लिए जा रही है और 2 दिन में लौट आएगी। आनंद ने उसे एक सुनसान जगह बुलाया था। राधा स्कूटी पर सवार होकर वहां पहुंची। आनंद पहले से ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही राधा वहां पहुंची, आनंद ने उसकी स्कूटी संभाल ली। राधा आनंद की मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ गई। उसके साथ अनजान सफर पर निकल पड़ी। यह सफर राधा के लिए क्या मोड़ लेगा, ये केवल आनंद जानता था। पुणे से लगभग 80 किलोमीटर दूर निकल जाने का एहसास आनंद और राधा को तब हुआ जब वे ताम्हिणी घाट के घने जंगलों में पहुंच गए। आनंद ने इसे अपनी योजना के लिए सही जगह माना। उसने स्कूटी एक तरफ खड़ी कर दी और राधा को फोटोशूट के लिए तैयार होने को कहा। राधा खुशी खुशी उसके साथ जंगल में चली गई। अलग अलग एंगल से फोटो खींचने के बाद आनंद ने हॉरर फोटोशूट का सुझाव दिया। राधा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सहमति दे दी। आनंद ने राधा की आंखों पर पट्टी बांधी और फिर उसके हाथ पैर भी बांध दिए। सभी निर्देश मानते हुए राधा फोटोशूट के लिए तैयार रही। अचानक आनंद ने उसके सारे गहने उतारकर अपने पास रख लिए और चाकू निकाल लिया। राधा को संभलने का मौका भी नहीं मिला जब आनंद ने उसका गला रेत दिया। उसकी चीख घने जंगल में गूंज कर खो गई। हत्या के बाद आनंद ने राधा का मोबाइल स्कूटी की डिक्की में रख दिया और उसके हैंडबैग से पैसे निकाल लिए। जंगल से कुछ दूर जाने के बाद उसने पर्स खाली कर उसे भी फेंक दिया। पुणे लौटते समय आनंद ने घोरपड़ी के पास एक पान की दुकान पर रुककर सिगरेट पी। फिर वो सीधे अपने टी स्टॉल पहुंचा, जहां उसने राधा की स्कूटी पीछे छिपा दी और चाकू स्टॉल के अंदर रख दिया। रात के 1 बजे वो घर पहुंचा और आराम से सो गया। 2 दिन बाद आनंद ने राधा के गहनों में से कुछ अपने रिश्तेदार के यहां छिपा दिए और बाकी गहने बेचकर अपने कर्ज चुका दिए। इसके बाद वो पुणे छोड़कर कर्नाटक स्थित अपने गांव चला गया। पुलिस ने जांच के दौरान आनंद को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल किया। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू और गहने बरामद कर लिए गए। आनंद को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 201, 363, 364 ए के तहत गिरफ्तार कर यरवड़ा जेल भेज दिया गया। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है जो हमारे जीवन को बेहतर और सुरक्षित बना सकती है। किसी के साथ अकेले निर्जन स्थान पर जाने से पहले उसके इरादों को समझना जरूरी है। विश्वास से पहले सतर्क रहना हमेशा अच्छा होता है। अत्यधिक विश्वास कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है। हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों न लगे। किसी भी नई गतिविधि या व्यक्ति के साथ जाने से पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने करीबी लोगों को अपनी लोकेशन और योजना के बारे में बताना अच्छा होता है। दोस्तों, लालच और अपराध का अंत बुरा होता है। आनंद ने लालच और अपराध का रास्ता चुना, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि उसे जेल में अपना जीवन बिताना पड़ा। यह दिखाता है कि अपराध का अंत कभी सुखद नहीं होता। हमें हमेशा नैतिकता और मानवता का पालन करना चाहिए। कोई भी गलती या अपराध न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी कष्ट देता है। कानून से कोई बच नहीं सकता। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि अपराध चाहे कितना भी सोच समझ कर किया गया हो, सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। कभी भी अपनी सुरक्षा को हल्के में न लें और दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचें। सही निर्णय और सतर्कता हमें किसी भी मुश्किल स्थिति से बचा सकती है। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।